जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, चीन पाकिस्तान की चालबाजी को अमेरिका ने दिया बहुत बड़ा झटका। निकला था भारत को घेरने के लिए, साथ में बीएलए पर चला था पाबंदी लगाने, लेकिन अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में पलट दिया पाकिस्तान का खेल। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की चाटुकारिता नहीं आई काम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर। इतना ही नहीं, उधर भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में लगाई पाकिस्तान को लताड़। जम्मू और कश्मीर को लेकर दिया बड़ा बयान, तो वहीं अचानक पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्शन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आर्थिक सलाहकार समिति के साथ की बहुत बड़ी बैठक। तो वहीं दोस्तों, आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन ने फेस टू फेस मीटिंग से कर दिया यूक्रेन को इनकार। जेलेंस्की के पीस टॉक्स के ऑफर को पुतिन ने ठुकराया। साथ ही साथ क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से किया गया डिपोर्ट। क्या है इससे जुड़ी बड़ी जानकारी, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि पाकिस्तान की भारत खिलाफी कभी काम नहीं आने वाली, उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की पाकिस्तान और चीन की कोशिश नाकाम की है। चीन पाकिस्तान को झटका देते हुए अमेरिका ने बीएलए को UN 1267 आतंकी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत नामित करने का प्रस्ताव रोका है। अमेरिका का कहना है कि इन संगठनों का अलकायदा या ISIL से जुड़ाव के सबूत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन के इस फैसले का अहम राजनीतिक संदेश है, क्योंकि ये आतंकवाद पर भारत के रुख के साथ तालमेल दिखाता है। इससे ऐसे मामलों में पाकिस्तान की ओर झुकाव की चिंता कम होती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के इस जवाब ने रातों की नींद हराम कर दी पाकिस्तान की। दोस्तों, UN 1267 की अलकायदा और ISIL व्यवस्था के तहत नामित करना पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की उस कोशिश का अहम हिस्सा था, जिसमें वे भारत को आतंकवाद का प्रायोजक बताने का नैरेटिव बनाते हैं। मुनीर पाकिस्तान के बलूच समूहों को फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं। BLF पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय गुट है। दोस्तों, BLA ने पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। जी हां, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF को लश्कर तैयबा से जुड़ा विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से पाकिस्तानी सेना और आर्मी ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को BLA और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिश की है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन में इन दोनों संगठनों को अलकायदा और ISIL या ISIS से जुड़ा हुआ घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया। UNSC के एक अस्थायी सदस्य फ्रांस के समर्थन से भारत इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगवाने में कामयाब रहा। जी हां दोस्तों, इस आधार पर कि BLA का अलकायदा या ISIL से स्पष्ट संबंध नहीं था, ये रोक शुरू में 6 महीने के लिए लगी और फिर बाद में अमेरिका ने इसे 3 महीने बढ़ा दिया। अब ऐसे में ET को सूत्रों से पता चला है कि अमेरिका ने अपना रुख पक्का कर लिया है और सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के तौर पर प्रस्ताव को रोकने का अपना फैसला बता दिया है। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका के रुख का समर्थन किया, जबकि रूसी पक्ष चीन के साथ अपनी करीबी के कारण पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रहा। यूनाइटेड नेशन 1267 प्रस्ताव के अब किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधों की दूसरी ऐसी लिस्ट पर अब विचार कर रहा है, जिनके तहत BLA और मजीद ब्रिगेड को शामिल किया जा सके। पाकिस्तान अभी UNSC का अस्थायी सदस्य है, यानी कि टेम्परेरी मेंबर है, लेकिन उसका यूनाइटेड नेशन में कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आखिरकार अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया क्यों, इसके पीछे बैकडोर में क्या कहानी हो सकती है। तो आपको बता दें, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, मात्र एक ही वजह है दोस्तों, और वो है चाइना से पाकिस्तान का करीबी। जी हां, अमेरिका के इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि वो चीन का समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहता है। बीजिंग ने बार बार भारत और अमेरिका के उन प्रस्तावों को अटकाया है जिनमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने की बात
बात कही गई थी। दोस्तों चीन की वजह से ही साजिद मीर, शाहिद महमूद और तलहा सईद जैसे आतंकी जो है वो 1267 व्यवस्था के तहत यानी 1267 व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित नहीं किए जा सके हैं आज तक। दोस्तों इस खबर को बताने के पीछे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको बता दें कि इससे भारत को कैसे फायदा मिलेगा। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मामले में सक्रिय कूटनीतिक प्रयास किए हैं। फ्रांस ने भी भारत के रुख का समर्थन किया, ठीक उसी तरह जैसे भारत के प्रस्तावों को चीन की मदद से पाकिस्तान रोकता है, बाद में अमेरिका ने अपना रुख और स्ट्रॉन्ग और सख्त करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस घटनाक्रम को भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वो कोशिश कमजोर पड़ गई जिसमें वो बलूच विद्रोही संगठनों को भारत समर्थित आतंकवादी नेटवर्क के रूप में पेश करना चाहता था। अब पूरी दुनिया के सामने वो भारत को इस मामले में बदनाम नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कोई बेबुनियाद आरोप लगाता है, भारत को डिफेम करने का प्रयास करता है, भारत की इमेज को गिराने का प्रयास करता है, तो उसको ऐसे ही ठोकर लगेगा, ऐसे ही झटके लगेंगे। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस खबर को दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए, दुश्मन देश तक पहुंचाने के लिए कि ना भारत छोड़ेगा ना भारतीय छोड़ेंगे तुम्हें, इसलिए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और रिक्वेस्ट है कमेंट में मेरा भारत महान लिखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दे, एक तरफ जहां अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को इस मुद्दे पर तगड़ा झटका, तो वहीं जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी लगा दी पाकिस्तान को लताड़, कह दिया जम्मू और कश्मीर इंडिया का था, है और रहेगा। आखिरकार किस बात पर यह बात कही हरीश जी ने दोस्तों, बता दें। पाकिस्तान में खाने की किल्लत है, महंगाई चरम पर है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये देश अपनी ही हरकतों से बाज नहीं आता। आए दिन पाकिस्तान भारत को लेकर गीदड़ भभकी करता रहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई दोस्तों। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान एक तरफा बातें फैलाना बंद करे। दोस्तों इसके अलावा हरीश जी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारा भारत का एक जरूरी और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो भी दावा करता है उस दावे का कोई अधिकार बेस नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। पाकिस्तान के सारे दावे से ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। वो जनरल असेंबली में काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम इफ्तिकार अहमद के केंद्र शासित प्रदेश के जिक्र का जवाब दे रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस फोरम को भी अपने बांटने वाले राजनीतिक फायदों के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए 7 जून को आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजनाओं पर कड़ा विरोध जताया। भारत ने कहा है कि ये इलाका भारतीय इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। वहीं बहुत से लोगों को पता होगा, आपको जानकारी होगी दोस्तों, जिन्होंने सुबह का खबर देखा होगा, वहां हमने ये अपडेट दिया था कि पाकिस्तान जो है वो कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवा रहा है, जिसके बाद भारत ने अच्छे से लताड़ लगाई और फिर यूनाइटेड नेशन में भी अब पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई दोस्तों। अगर गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव की बात करें तो अवैध कब्जे वाली जगह पर पाकिस्तान जो है वो चुनाव का स्वांग रच रहा है ताकि वो उस क्षेत्र को वैध बना सके। भारत के लिए वो ऐसा काम करता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसको लेकर भारत ने उसका जमकर सुनाया। भारत ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने इस अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को जल्द से जल्द खाली करे। ये भारत का इलाका था, है और रहेगा। भारत ने क्लियरली कह दिया है कि तुम वहां पर चुनाव करवा कर उस क्षेत्र को वैध नहीं कर लोगे, अपनी बात को सत्य साबित नहीं कर पाओगे। जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी, हकीकत नहीं बदलेगी। यानी लगातार दोस्तों पीओके वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आसिम मुनीर ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिससे कि भारत का खून खौलता जा रहा है। और आप देखिएगा आने वाले कुछ ही समय में इन क्षेत्रों को फिर से वापस कर लेगा अपना भारत। फिलहाल भारत ये चाहता है कि प्यार से ये क्षेत्र हमारे पास आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पीओके की जनता खुद चाहती है कि हम भारत के साथ विलय करें, भारत से हमको जोड़ा जाए। हम इस पाकिस्तान, इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहते, इस नर्क की जिंदगी नहीं जीना चाहते। यही बात दोस्तों लगातार पाकिस्तान भारत को पोक करने का प्रयास कर रहा है, भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है। वहीं आपको बता दें नेक्स्ट खबर, अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, देश के बॉर्डर पर होने जा रहा है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, उन्होंने शुक्रवार को बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए एक सॉलिड प्लान की घोषणा की, ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी, स्थानीय प्रशासनिक संसाधनों और सुरक्षा बलों को एकीकृत करने वाली एक स्मार्ट बॉर्डर पायलट परियोजना को जल्द ही देश की सीमाओं पर 7 से 8 स्थानों पर एक साथ शुरू किया जाएगा।
जाएगा, जो भारत की सीमाओं के माध्यम से जनसांख्यिकी परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र के हर संभव प्रयास करने के इरादे का संकेत है। त्रिपुरा हो, बंगाल हो या बिहार, हम सीमा पार घुसपैठ के जरिए जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास और संकल्प है। शाह ने लंका मुरा सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से यह बात कही। वहीं बता दें, पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आर्थिक सलाहकार समिति के साथ की बहुत बड़ी बैठक। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने पूरे विश्व को ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर रहने वाला हमारा देश भी इस आर्थिक संकट से अछूता नहीं है। ऐसे में इस संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और तमाम संकटों के बीच व्यापार को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए विभिन्न सुधारों पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने और बाहरी आर्थिक झटकों से देश को बचाने के ऊपर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्यों ने बदलते वैश्विक परिदृश्य को लेकर भारत की क्या भूमिका हो सकती है और हमारे देश के ऊपर जो आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसका आकलन प्रस्तुत किया। वहीं बता दें, जेलेंस्की के पीस टॉक्स के ऑफर को पुतिन ने ठुकराया। फेस टू फेस मीटिंग से किया इनकार। क्या रही वजह, क्यों किया इनकार, बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को एक बार फिर बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के आमने सामने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल दोनों नेताओं की सीधी मुलाकात का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई रेलेवेंस नहीं है। दरअसल एक दिन पहले जेलेंस्की ने पुतिन को एक ओपन लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए आमने सामने बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। जेलेंस्की ने लिखा था कि अब इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने का समय आ चुका है और दोनों नेताओं को सीधे संवाद करना चाहिए। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रशिया के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान पुतिन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की का लेटर पूरे तरीके से ईमानदार नहीं लगा। पुतिन के मुताबिक लेटर में कुछ टिप्पणियां ऐसी थी जिन्हें वो असभ्य मानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे फिलहाल ऐसी मुलाकात का कोई मतलब नजर नहीं आता। पहले विशेषज्ञ स्तर पर काम होना चाहिए, समाधान तैयार होने चाहिए और उसके बाद नेताओं की बैठक हो सकती है। उधर आपको बता दें, जंग में गल्फ देशों को असली दुश्मन समझता रहा ईरान। इधर अजरबैजान ने दिया बड़ा धोखा। बता दें, अमेरिका और इजराइल से जंग के दौरान ईरान खाड़ी के संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानता रहा। इन देशों पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत जमकर हमले किए। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जंग के दौरान ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान ने इजराइल की बड़ी मदद की थी। अजरबैजान ने ईरान सीमा पर 60 किलोमीटर दूर पर इजराइल को सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने तख्तापलट के लिए अपने खुफिया अधिकारियों को भी अजरबैजान में ही तैनात किया था। CNN के मुताबिक इजराइल को उम्मीद था कि ईरान के बड़े नेताओं की हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे। इजराइल ने इसके बाद की तैयारी के लिए अपने सैनिकों को अजरबैजान में तैनात किया था। हालांकि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और अली लारीजानी की हत्या के बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं आई। रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि जंग के दौरान अजरबैजान की सरजमी पर इजराइल ने कई सैन्य और खुफिया ठिकाने बनाए थे। इन ठिकानों के जरिए इजराइल ईरान से खुफिया जानकारी जुटाता था और ऑपरेशन को अंजाम देता था और यहाँ पर गुप्त नेटवर्क के जरिए ड्रोन और घातक हथियार भी पहुंचाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और विश्वासघात वाली खबर आ रही है ईरान के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट से शुरू हुआ नया टकराव। यूएस ठिकानों पर हमले की ईरान ने बताई पूरी टाइमलाइन। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। 3 दिनों में दूसरी बार है जब ईरान ने कुवैत, बहरीन पर मिसाइलें दागी हैं। ताजा हमले में हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ भी 4 मिसाइलें दागी गई हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खुलासा किया है कि कुवैत और बहरीन की तरफ दागी गई 7 मिसाइलें दरअसल अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में चलाई गई थी। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इनमें से कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ईरानी समाचार एजेंसी फारस और तस्नीम के मुताबिक IRGC ने हमले की पूरी टाइमलाइन जारी की है। ईरान का दावा है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेना की निगरानी में 4 तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। IRGC के मुताबिक इन टैंकरों को लेकर ईरानी नौसेना ने चेतावनी जारी की थी। इसी बीच जहां हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में संकट मचा हुआ है, वहीं हॉर्मुज बंदी के बीच सऊदी ने अब नई शिपिंग सर्विस शुरू कर दी। दोस्तों, भारत और जिबूती को मिलेगा जमकर फायदा। दोस्तों, ईरान तनाव और अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद से पूरे मध्य पूर्व में शिपिंग लाइन बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसको लेकर UAE
ईरान से लेकर दुनिया के कई देश समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के पोर्ट्स अथॉरिटी ने जेद्दा इस्लामिक पोर्ट पर एमिरेट्स शिपिंग लाइन की ओर से चलाई जाने वाली एक नई शिपिंग सर्विस शुरू की है। यह सर्विस देश के सबसे बड़े रेड सी पोर्ट को भारत और जिबूती से जोड़ेगी ताकि व्यापार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सर्विस को बेहतर बनाया जा सके। यह नई शिपिंग सर्विस भारत के लिए अहम साबित हो सकती है। हाल ही में ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद किए जाने के बाद से भारत का आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित हुए हैं। जानकारी एक और सामने आ रही है। यूक्रेन जैसा हश्र करने की धमकी, रशिया के भारी दबाव के बीच आर्मेनिया में हो रहे हैं चुनाव। भारत पर दिखने वाला है इसका तगड़ा और बुरा असर। दोस्तों, रशिया के साथ जारी तनाव के बीच आर्मेनिया में 7 जून को संसदीय चुनाव के लिए मतदान होगा। साल 2017 के बाद ये पहला मौका है जब आर्मेनिया में बिना किसी आपातकालीन संकट के अपने तय समय पर नियमित रूप से चुनाव होने जा रहे हैं। 2018 और 2021 के पिछले दोनों चुनाव राजनीतिक संकटों के कारण समय से पहले कराने पड़े थे। इस चुनाव में प्रधानमंत्री निकोल पाजिनियान की कुर्सी दांव पर लगी है, जो आजकल अमेरिका और यूरोपीय संघ के करीबी हैं और रूस विरोधी राजनीति को हवा दे रहे हैं। इसी कारण रशिया भड़का हुआ है और उसने आर्मेनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, आर्मेनिया में अगर प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान चुनाव हारते हैं, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, तो इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। प्रधानमंत्री पाशिनियान रशिया से सैन्य सहायता न मिलने के बाद भारत से जमकर हथियार खरीद रहा है। भारत पिछले कुछ वर्षों में आर्मेनिया का नंबर 1 हथियार सप्लायर बना हुआ है। ऐसे में अगर आर्मेनिया में रूस समर्थक सरकार सत्ता में आ जाती है तो भारत को एक बड़े हथियार खरीदार को खोना पड़ेगा। इसके अलावा इससे अजरबैजान पर दबाव बनाने की भारत की रणनीति को भी तगड़ा झटका लगेगा, जो पाकिस्तान का कट्टर समर्थक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से हथियार भी खरीदता है, जिसमें JF-17 डील भी शामिल है। दोस्तों, क्या लगता है इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वही अंतिम खबर की बात कर लेते हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को क्या अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था? क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? इस पर बता दें। ऑनलाइन मुहिम के तौर पर शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच एक सवाल उठा कि क्या CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने यह सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से पूछा। पत्रकार ने सवाल किया कि क्या अमेरिका के किसी भी विभाग द्वारा भारत को इस बारे में सूचित किया गया है कि अभिजीत दीपके को US से डिपोर्ट किया गया है या उन पर किसी भी प्रकार से पासपोर्ट के दुरुपयोग का आरोप है। इस पर रणधीर जायसवाल ने यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी हासिल नहीं है। ये सवाल ऐसे समय में दिया गया है जब अभिजीत दीपके आज जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट कीजिएगा। हम ये खबर देश हित में जानना चाह रहे हैं। आपकी क्या है निजी राय? कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है वो किन की पार्टी है आपके हिसाब से? क्या ये वाकई में निष्पक्ष पार्टी है या फिर कहीं ना कहीं इसका किसी पार्टी से लिंक हो सकता है? जो भी आपको लगता हो इस बारे में कमेंट कीजिएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करिएगा ताकि हर कोई जनहित में इस सवाल का जवाब दे सके, अपनी राय रख सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।